अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो एक सवाल ज़रूर आता है, रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली यूज़ कितनी होती है। ठीक है, ये हर एक के माइंड में एक सवाल होता है। सो यहाँ पर रिसर्च एक सर्वे के मुताबिक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अराउंड 50% से ज़्यादा जो सिस्टम्स हमारे पास डिज़ाइन है वो ऑब्जेक्ट पैराडाइम्स के ऊपर ही डिज़ाइन किए जाते हैं। सो लार्ज जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, लार्ज लेवल एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी कॉमन जो काम होता है वो सारा जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस ही होता है। आपके पास लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम और स्केलेबल और मेंटेनेबल बनाने के लिए जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पावरफुल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। इसलिए एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो गई, एंटरप्राइज बैंकिंग सिस्टम हो गए, गेम डेवलपमेंट हो गया, गेम इंजन्स हो गए, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, एआई डेवलपमेंट हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, ये सब जो है हेविली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल पर डिजाइन की गई हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बेसिक देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से लेकर इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और रियल वर्ल्ड एग्जांपल टास्क के साथ। अगर आप जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट या नोड.जेएस डेवलपर बनना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या उससे पहले जब अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी तो क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स थी। फिर हम हमारे पास जो यहाँ पर आप लोगों ने स्क्रीन पे शो करे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट है, फिर हम लाइन बाय लाइन इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बेसिस। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और जो सबसे पहले मैं एक स्क्रिप्ट की फाइल को बनाऊंगा, जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल को क्रिएट करूंगा, script.js, और इधर मैं एक src दे देता हूँ। और इस src के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए पहले काम कैसे किया जाता था। अच्छा, हमारे पास कुछ मल्टीपल पैराडाइम्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हो गई, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग हो गई, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग हो गई, मल्टीपल हमारे पास पैराडाइम्स होते हैं। सो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये एक स्टाइल है सिर्फ कोड करने का। ठीक है, ये सिर्फ कोड करने का स्टाइल है, इसको अभी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ कि हमारा पहले क्या मसला था कि हम ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से काम करते थे। सो आपने जो अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे। ठीक है, ये भी एक तरह से ऑब्जेक्ट्स ही है और ये मैं जो अभी क्रिएट कर रहा हूँ ये भी वही वाला ऑब्जेक्ट है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है। लेकिन जो ऊप के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है, बट दोनों में एक फ़र्क होगा, वो आप लोगों को अभी नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने एक यूज़र क्रिएट करा, ठीक है, या यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट मैंने बोला कि यहाँ पर एक स्टूडेंट 1 इक्वल टू, और इधर मैं स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, जैसे कि स्टूडेंट का नेम आ गया, अली खान आ गया, और यहाँ पर एक एज स्टोर कर लेते हैं स्टूडेंट की, सिटी हो जाएगी, ठीक है, और इसके अलावा इसके पास क्या क्या डेटा हो सकता है, इसके पास कंट्री हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर एक कंट्री की एग्जांपल ले रहे थे, पाकिस्तान। ये हमारे पास एक स्टूडेंट वन की इंफॉर्मेशन है। ये रियल वर्ल्ड के अंदर आपके पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल्स जो है हमारे पास की वैल्यूज हो सकती हैं। सो यहाँ पर एक फंक्शन भी हम बना लेते हैं। मान लो ये फंक्शन एक ग्रीट फंक्शन है, ठीक है ना, ये ग्रीट कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन मैंने लिया और इस फंक्शन के अंदर रिटर्न मैंने कर दिया। ठीक है, अब रिटर्न करना क्या है, अभी रिटर्न आपने जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, सॉरी ये पाइथन वाला मैंने सिंटैक्स लिख दिया, बैकटिक लगाकर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा और मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ हेलो। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना नाम शो कराना चाह रहे हैं। तो आप नाम अगर आपको चाहिए ना ऊपर से, तो ये डायरेक्टली आप नेम इस तरह से लोगे तो आपके पास एरर आएगा। ठीक है ना, अगर मैं इस तरह से नेम लूँगा तो एरर आएगा। मैं आपको अभी कंसोल करा के दिखाता भी हूँ ना। लॉग करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट 1। सो यहाँ पर अगर मैं इसको जाकर अभी देखूँ तो किस तरह का इसका आउटपुट आ रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, रन करा तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एज, सिटी, कंट्री और नेम, और एक फंक्शन आ रहा है। अच्छा, फंक्शन को कॉल करके चेक करें। अभी जैसे एक एक करके आप लोगों को पता, मैं नेम निकालूंगा तो नेम निकल कर आ जाएगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखाया था। यहाँ पर अगर मैं इस ग्रीट वाले फंक्शन को कॉल करूँ, जो कि ये एक फंक्शन है तो उसको कॉल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक हेलो लिखा आया, बट इसके आगे कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा आया क्योंकि नाम का डायरेक्टली एक्सेस नहीं है। अगर मैं एज लिख दूँ ना तो मैं डायरेक्टली जो है ये इस एज को नहीं उठा सकता, यानी कि इस एज को ऊपर वाले से मैं
नहीं गेट कर सकता। अगर आपको ये गेट करना है ना तो आपको इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करना पड़ेगा। किसको टारगेट करना पड़ेगा? इस वाले ऑब्जेक्ट को। अच्छा, इस वाले ऑब्जेक्ट को टारगेट क्यों करेंगे हम? इसलिए टारगेट करेंगे क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के पास से ही हमारे पास ये नेम निकल कर आएगा। बात समझ आ गई? मतलब कि अगर मैं इसको बोलूँ स्टूडेंट 1 डॉट नेम, अगर मैं इस तरह से इसको बोलूँ तो यहाँ पर हेलो अली खान ये हमारे पास निकल कर आ गया। बट एक इससे भी बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये होता है, दिस नाम का कीवर्ड एक हमारे पास आता है, दिस डॉट नेम। ये जो दिस है ना, ये दिस जो है इस वाले ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है। बात समझ आ गई? ये जो दिस लगा है ना, इस दिस के पास इस नेम का भी एक्सेस है, इस एज का भी, इस सिटी का भी, कंट्री का भी, ग्रेड फंक्शन का भी। तो ये सारा हमारे पास इस तरह से भी काम करके देगा। बात समझ गए? तो उम्मीद है ये ना आपको दिस का कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा कि दिस करके आ रहा है यहाँ पर इस जगह पर। अच्छा, अभी मान लो कि आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक आ गया स्टूडेंट, ये एक आ गया स्टूडेंट 2 आ गया, एक स्टूडेंट 3 आ गया, एक स्टूडेंट 4 आ गया। ये मल्टीपल हमारे पास स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इन सब की ये सबकी इन्फॉर्मेशन है वो एक अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन सबकी हो सकती है। अगर मान लो आपके पास हज़ारों स्टूडेंट्स हैं तो क्या हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह का काम करेंगे? इस तरह का काम करेंगे कि हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए? तो ये एक जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक लंबा प्रोसेस है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक लंबा प्रोसेस है। सो यहाँ पर हमारे पास इसका एक आसान हल है। अच्छा, उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखाया था रेस्ट पैरामीटर, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ाया था, लेकिन मैंने इसका जो सॉल्यूशन है वो स्प्रेड ऑपरेटर के जरिए बताया था कि आप लोग किस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर के जरिए काम कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बार बार रिपीट हो रही थी, जैसे कि उसका नाम और उसकी एज, ये सबकी अलग अलग होती है। चलो सिटी समझ में आ रहा है, एक होगी, कंट्री एक होगा और फंक्शन एक होगा। लेकिन यहाँ पर ये दो चीज़ें हर किसी की बार बार रिपीट हो रही हैं। ये दो के अलावा रियल वर्ल्ड के अंदर ये 100 भी हो सकती हैं जो सब स्टूडेंट्स की अलग अलग हो सकती है। बात समझ आ गई? तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास तो कोड ज़्यादा हो रहा है, इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। जो यहाँ पर कोड की रीयूजेबिलिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार है कि हम यहाँ पे कोड को रीयूजेबल नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है ना? तो ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स पहले इस तरह से होते हैं। अब फिर ऑब्जेक्ट्स के बाद हमारे पास ये जो रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म करा है। आप इसको ख़त्म कर सकते हो फैक्ट्री फंक्शन के ज़रिए भी। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी आता है, फैक्ट्री फंक्शन। ये जो फैक्ट्री फंक्शन है ना, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि जो आपका जो कोड बार बार रिपीटेड हो रहा है ना, इस रिपीटेड को होने से रोकने के लिए आपके पास फैक्ट्री फंक्शन आता है, जो कि ऑब्जेक्ट प्लस फंक्शन के साथ हम यहाँ पर काम करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये किस तरह से आप इसके साथ काम करोगे। तो मैं यहाँ पर इस सारे को हटा देता हूँ, ठीक है, और फैक्ट्री फंक्शन में आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से वो काम करेगा। तो एक काम ये करते हैं कि इस कोड को मैं अलग से उठा के रख लेता हूँ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट वाला हमने काम किया है, ऑब्जेक्ट डॉट जेसी। सारा कोड आप लोगों को गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा, तो गिटहब से आप इस सारे कोड को यूज़ कर सकोगे। ये कोड मैंने यहाँ पर रख दिया। अब चलिए देखते हैं फैक्ट्री फंक्शन के बारे में। जो फैक्ट्री फंक्शन है, आप क्या कर सकते हो, इस तरह का एक फंक्शन ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो जो आप बोलोगे हर एक यूज़र के लिए या वो हर एक स्टूडेंट के लिए वो एक सेम काम करके देगा। जिस तरह की जो हमारा प्रॉब्लम आ रही है तकरीबन ये उसको सोल्व करके आपको दे देगा। बात समझ आ गई? ये मैंने बना लिया। अच्छा, ये रिटर्न करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा? ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो ना। अब यहाँ पर आप मल्टीपल जो है चीज़ें पास कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, अली खान हो गया, ये उसकी एज हो गई, ये उसकी सिटी हो गई, और यहाँ पर उसकी कंट्री हो गई। ये आपने मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपने पास करी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर एक एक करके रिसीव करोगे। नेम आ रहा होगा, एज आ रहा होगा, सिटी आ रही होगी और एक कंट्री आपको मिल रही होगी इस जगह पर। अब इस जगह पर हम ये भी बोलेंगे कि नेम, एज, सिटी और कंट्री। अच्छा, ये मैंने एक शॉर्ट हैंड यूज़ किया है, जो मैंने अपनी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसके अंदर मैंने एक शॉर्ट हैंड बताया था ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को डिज़ाइन करने का। तो ये काम आप लोगों को करके दे देगा। वो उसकी आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रीवियस वीडियो देख लेना। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक स्टूडेंट 1 का मतलब एक स्टूडेंट 1 की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने क्रिएट कर ली। ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा std1, ठीक है ना। ये एक स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन आ गई std1। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो कि अभी भी मेरे पास सेम आउटपुट वही है। आप अगर फंक्शन की बात करो तो फंक्शन के अंदर भी मतलब कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। फंक्शन भी कह रहा वैसे ही बनाओगे जैसे कि आप लोग बनाते हो कि एक हमने यहाँ पर ग्रीट नाम दे दिया,
ठीक है, और इधर हमने फंक्शन लिख दिया, सेम वही कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। यहाँ पर बैकटिक लगाओ, हेलो, और क्या हो गया भाई, ठीक है, ये हेलो लगाने के बाद अगर आपने इसका नेम शो करना है तो इधर ब्रैकेट लगाओ, और वही आप क्या करोगे, दिस डॉट, और यहाँ पर आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर ये अभी भी आपको ये फंक्शन मिल रहा है। और अगर अभी भी आप इस ग्रीड फंक्शन को कॉल करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेलो अली खान। सो यहाँ तक आपको काम समझ आया। आप बोलोगे कि ये कोड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ये तो इतना काम तो पहले ही हो रहा था। हाँ देखो, अब इसका फ़ायदा पता है क्या, अगर आपने फंक्शंस देखे होंगे ना, मेरी अगर फंक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आप बोले उसको भी देख कर आ जाना, अगर नहीं देखी तो समझ में आ जाएगा। अब अगर मान लो कोई दूसरा यूज़र आया फरहान खान, तो मैं यहाँ पर एक उसकी इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, ठीक है, और उसकी सिटी जो भी है मैं यहाँ पर लिख लूँगा। इसी तरह से अगर मैं 4-5 स्टूडेंट और अगर बना लेता हूँ तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उज़ैर खान, उज़ैर खान, ठीक है, उज़ैर। यहाँ पर अगर आप उसकी एज को चेंज करना चाह रहे हो तो एज चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अब मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 अगर रन करा तो हर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो डिफरेंट है। समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास जो है एक फैक्ट्री फंक्शन है जो आप एज अ फैक्ट्री के तौर पर, मतलब फैक्ट्री फंक्शन, फैक्ट्री का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई भी आप इन्फॉर्मेशन दो वो आपको रेडी करके, वो चीज़ रेडी करके आपको मिल जाती है। तो ये भी हमने एक फंक्शन डिज़ाइन करके रख दिया। अब हम बार बार उसको कॉल करते हैं तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते रहता है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस जगह पर एक बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है कि जो आपका कोड है ना, रिटर्न लगाना पड़ता है, आपको इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ती है। यहाँ पर एक प्रोटोटाइप का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पर जब आप थोड़ा सा इसको और एडवांस पे लेकर जाओगे ना तो ये चीज़ आपको बुरी लगने लग जाएगी। यहाँ पर कई सारे आप एक प्रॉब्लम और देख सकते हो कि आपको बार बार ये चीज़ लिखनी पड़ती है, ये चीज़ आपको बार बार लिखनी पड़ेगी जो आपकी एक मेमोरी को वेस्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है ना, ये आपकी मेमोरी को वेस्ट कर रहा है। और भी इसके अलावा बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स है। बहरहाल ये एक फैक्ट्री फंक्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको भी उठा के रख देता हूँ इस जगह पर, फैक्ट्री फंक्शन डॉट जेएस के अंदर, कि ये हमारा फैक्ट्री फंक्शन वाला काम है। इसके बाद हमारे पास जो दिस कीवर्ड है, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया कि हमेशा ये पेरेंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ये उसको रेफर करता है। जैसे कि मैंने आपको इस वाले केस के अंदर दिखाया कि ये जो है हमारे पास दिस फंक्शन, ये जो दिस है ना, ये कर क्या रहा है, ये हमारे पास ये जो पेरेंट है उसको टारगेट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ये जो दिस है ना, ये हर बारी सेम इस तरह का काम नहीं करता। मैं इसके ऊपर भी एक आधे घंटे का एक लेक्चर होने वाला है बहुत बड़ा, क्योंकि दिस जो है ना ये गिरगिट की तरह होता है। मतलब भाई ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। या हर जगह पर इसका मतलब ये मत समझना कि हर जगह पर इसका मतलब यही है, नहीं, हर जगह पर इसका मतलब ये नहीं है। अभी देखो यहाँ पर मैंने दिस लगाया ना, तो दिस यहाँ पर इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट वाले पेरेंट को टारगेट करोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली अगर नॉर्मली दिस लगा दूँ तो अब इस बात का मतलब डिफरेंट हो जाएगा। अब इस बात का मतलब ये नहीं होगा। बात समझ आ गई, ये अभी शो नहीं कराएगा क्योंकि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में घूम रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब डिफरेंट है। बहरहाल मैं इसको आगे जाके देखूंगा, इसके ऊपर एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, जहाँ पर ही आप लोगों को दिस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि दिस क्या क्या कर सकता है। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, एक हमारे पास इस क्लासेस से पहले इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन आप बना सकते थे। तो उसमें क्या होता है, मैं इसी स्क्रिप्ट के अंदर ही काम करूँगा और एक फंक्शन में बना रहा हूँ। इस फंक्शन का जो नाम होगा ना, एक कंस्ट्रक्टर की एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसके नाम को कैपिटल लेटर में लिखते हो। जब भी आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हो ना, उसका नाम कैपिटल लेटर में लिखते हो। जैसे कि मान लो आप बना रहे हो किसी स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि आप इस तरह से काम करते हो। अब यहाँ पर आप रिटर्न नहीं करते, जिस तरह से जो फैक्ट्री फंक्शन के अंदर रिटर्न वगैरह हम कर रहे थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे फैक्ट्री फंक्शन के अंदर, तो आप इस तरह से करते थे। बट यहाँ पर जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके अंदर इस तरह से नहीं करते। यहाँ पर आप दिस का यूज़ करते हो। किसका यूज़ करोगे? दिस का। आप इस तरह से बोलते हो दिस डॉट नेम, और ये नेम आपको पैरामीटर से मिल रहा होगा और वो नेम आप यहाँ पर शो कर दोगे। आप बोलोगे यहाँ पर नेम आ रहा होगा, यहाँ पर एज आ रहा होगा, सिटी आ रही होती है, कंट्री आ रही होती है, ये सब चीज़ आप वही बात बोलोगे। लेकिन इधर जो है इस तरह से हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और एज आ जाएगा, इधर हमारे पास सिटी आ जाएगा और इधर हमारे पास एक कंट्री आ जाएगा।
ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना, पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूँ, फिर हम ऊप के ऊपर भी वर्क करते हैं। फिर एज आ जाएगा और फिर यहाँ पर सिटी आ जाएगा और यहाँ पर भी कंट्री आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो नाम मैंने लिखे हैं, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, सिटी, कंट्री, ये मत समझना कि ये जो नाम मैंने यहाँ दिए वही नाम यहाँ पर देना ज़रूरी है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप इसको कर सकते हो कि यूज़र ने ये आपकी मर्ज़ी से, ये आपके वेरिएबल है, यूज़र डॉट एज, यूज़र डॉट सिटी, यूज़र डॉट कंट्री, ये आपकी मर्ज़ी से है। ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये ऊपर पैरामीटर्स आपको मिल रहे हैं। अब सवाल ये कि यहाँ पर दिस का मतलब क्या है। देखो, अब यहाँ पर दिस का मतलब डिफरेंट है। मैंने क्या बोला था कि दिस जो है ये हर जगह पर अलग अलग तरीके से काम करेगा। ये जो दिस का मतलब है, यहाँ पर दिस का मतलब ये है कि ये एक बाय डिफॉल्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। लॉक करा, दिस लिखा, और इस दिस के अंदर आप अभी देख सकते हो कि विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर आप ब्राउजर में काम कर रहे हो ना, तो ये आपको एक विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी डीप में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ। जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ब्राउजर के सारे फीचर्स आपको दिखाता है। ठीक है, जितने ही ब्राउजर आपको जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो आपको दिखा रहा है। लेकिन जब आप ब्राउजर का यूज़ करते हो तो ये सारे आपको ब्राउजर के फीचर दिखाता है। लेकिन जब मैं ब्राउजर का यूज़ नहीं करता, जैसे कि मान लो मैं इस जगह पर आके लिख देता हूँ नोड इंडेक्स नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर देख रहे हो ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जो दिस है ना, ये इस वक्त आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मतलब ये क्या करता है कि खुद से एक ऑब्जेक्ट बना लेता है और उसके अंदर जाके क्या करेगा, यूज़र डॉट नेम की बनाएगा और उसकी वैल्यू रख देगा। खुद से यहाँ पर यूज़र एज बनाएगा, उसकी वैल्यू रख देगा। तो जो आपको फैक्ट्री फंक्शन के अंदर जो की वैल्यू खुद से बनानी पड़ती थी, खुद से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, रिटर्न करना पड़ता था, वो सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इसको यूज़ करने का तरीका पता है क्या है? जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप इस तरह से बोलोगे std1, ठीक है, और सेम टू सेम जो हम यहाँ पर बात बोल रहे थे ना, वही सेम टू सेम बात हम इधर बोलने वाले हैं, वही सेम टू सेम बात। लेकिन अगर आप इस student1 को देखोगे तो क्या लगता है, आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा? तो इधर आपको एक एरर देखने को मिलेगा, दिखाऊं? चलो, देखा क्या बोल रहा है, स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, चलो मान लेते हैं कि भाई ये स्टूडेंट का एस कैपिटल है, तो हम कैपिटल लगाना भूल गए। क्या आ रहा है, अभी भी अनडिफाइन आ रहा है ना, देखा? तो यहाँ पर आप इस तरह से इसका यूज़ नहीं करते आपको, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर है ना, ये आपको यहाँ पर एक न्यू नाम का कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये आपके पास काम करेगा। अदरवाइज आपके, देखा अब ये काम कर रहा है, अदरवाइज आपके पास काम नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि ये न्यू क्या कर रहा है। देखो, ये जो न्यू है ना, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और जो दिस है, ये जो दिस है ना, आपको मैंने अभी यहाँ पर क्या दिखाया था कि जो दिस था वो हमेशा पेरेंट को टारगेट करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट में दिखाया था, जब मैंने जो दिस बनाया है, ये जो दिस बनाया है, ये किसको टारगेट कर रहा था? पेरेंट को टारगेट कर रहा था। तो यहाँ पर भी हो क्या रहा है कि जो न्यू है ना, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू ऐड करने का काम है वो आपको दिस करके दे रहा है। बात समझ आ गई? आप दिस के बगैर अगर ये सब काम करते हो तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड नहीं करेगा, यूजर नेम, यूजर एज, यूजर कंट्री वगैरह, तो ये दिस के बगैर ऐड नहीं करेगा। और जो न्यू है, ये आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से std1 को जब आप प्रिंट करते हो ना, जब कंसोल करते हो, तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाता है। देख रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। और इस फैक्ट्री फंक्शन का कोड देखो और एक बार इस फंक्शन का कोड देखो, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, जैसे कि हमारे पास इस केस के अंदर है, तो आप ये मल्टीपल यूज़र्स के साथ भी काम कर सकते हो। सिर्फ आपको जो एक चेंजेस करनी है, वो चेंजेस क्या है कि इस एस को चेंज करके आप पहली बात तो कैपिटल एस करोगे और दूसरे यहाँ पर आपने न्यू लगाना होगा। और फिर आप सबको एक एक करके चेक कर सकते हो कि क्या सबका आंसर सेम है या डिफरेंट है, सबका अलग अलग आ रहा है। अगर आपको कोई फंक्शन भी डिज़ाइन करना है ना, तो आप फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हो। आप क्या करोगे, दिस डॉट ग्रीट। अब फंक्शन भी आप इसी तरह से ही बनाओगे। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, सेम यही वाला काम कर रहे होगे। सॉरी, यहाँ पर इक्वल टू आता है। एक चीज़ और बताना भूल गया कि याद रखना कि यहाँ पर इक्वल टू मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर कोलन का यूज़ नहीं करा ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पर ना। तो अब यहाँ पर ये जो है मैंने बोला रिटर्न कर दो, और रिटर्न करने के बाद जो सेम काम मैं इस जगह पे करा है, वही काम मैं इस जगह पे कर दूंगा, ताकि टाइम मेरा बच जाएगा। और अगर अब मैं इसका यूज़ करूं
तो आप फंक्शंस को भी देख सकते हो कि फंक्शन मेरे पास अभी भी प्रिंट होकर आ रहा है। और अगर मैं इस ग्रीट नाम के फंक्शन को कॉल करूं तो ये अभी मेरे पास एक अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? एक अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। अब अनडिफाइंड रिटर्न करने का रीज़न पता है क्या है? आप डायरेक्टली इस नेम को ऊपर से उठा लो, ठीक है, आप डायरेक्टली इस नेम को ऊपर से उठा लो, क्योंकि अब यहाँ पर जो दिस लिख रहा था ना, तो वो ये बोलेगा कि यहाँ पर तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, तो मैं किसका मतलब यहाँ पे किसको टारगेट करूँ, किसको प्रेफर करूँ, इसलिए वो आपको अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। तो आप डायरेक्टली ऊपर से नेम को उठा के शो करोगे। तो ये बड़ा सिंपल है कि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो दिस कीवर्ड के साथ। लेकिन यहाँ पर भी बाज़ों का जब आपका प्रोग्राम बड़ा होता है ना, तो इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि आप यहाँ पर किसी वेरिएबल को अगर हाइड करना चाह रहे हो वो नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है हाइड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप जब ऊप का यूज़ करोगे, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन हम लोग देखेंगे, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है आप वहाँ पे इसको हाइड नहीं कर सकते। आप यहाँ पर जो है प्राइवेट नहीं कर सकते किसी वेरिएबल को, यहाँ पर आप गेटर सेटर का यूज़ नहीं कर सकते। कई सारे यहाँ पर जो है चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस यूज़ करना होगा तो यहाँ पर आप लोगों को इनहेरिटेंस के लिए प्रोटोटाइप समझनी पड़ेगी। जो प्रोटोटाइप की मैं इसके बाद जो है 1-2 वीडियो के बाद में प्रोटोटाइप की वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर आप लोग ये देखोगे कि प्रोटोटाइप के जरिए इनहेरिटेंस यहाँ पर किस तरह से करते हैं। सो जो अभी इस वक्त हम नहीं कर रहे, और वो एक अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा इस जगह पर। तो यहाँ पर यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो क्लासेस हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जो ES6 के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था। तो चलो इसको देखते हैं कि इसके साथ अगर हम काम करेंगे तो कितना हमारा बेनिफिट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में इसका यहाँ पर नाम रख देता हूँ, बस इसका शॉर्ट में रख दिया मैंने, इधर इसको रख लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस क्लासेस के साथ अगर हमें काम करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे। आपको जो क्लासेस के साथ काम करना है, पहली बात तो जो क्लासेस हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इसमें नहीं मिलेंगे। मतलब ये यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ये एक सिंटैक्टिक शुगर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके अंदर जो आप जिसको ऊप बोल रहे हो ना, जिसको हम क्लासेस के साथ काम कर रहे हैं, ये बिहाइंड द सीन सारा प्रोटोटाइप्स का यूज़ कर रहा है। मतलब ये अंदर की तरफ जो है इंटरनली जो है ये क्लासेस के पीछे पूरी प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस काम कर रही है। तो इसलिए इसको सिंटैक्टिक शुगर बोलते हैं कि इसका एक सेंटेक्स इस तरह का आप लोगों को दे दिया कि आपको ऐसी फील आए कि यहाँ पर हम ऊप के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ काम कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया ये कि एक पैराडाइम्स होता है, एक तरीका होता है कोड लिखने का। बाकी ये कोई अलग से ज़बान नहीं है, ये कोई अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। आप अपनी जो प्रोग्रामिंग नॉर्मली यूज़ करते आ रहे थे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, वही प्रोग्रामिंग इसके अंदर यूज़ होगी, बस एक सेंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं कि किस तरह से इसमें काम करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक क्लास नाम का कीवर्ड मिलेगा, पहले तो आपने उसको यूज़ करना है। जिस तरह से आप लोग फंक्शन बनाते थे ना, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का यूज़ करते थे, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। समझे बात? और आप लोगों को जब क्लास के साथ काम करना है ना, तो एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपको इधर इसका पहला लेटर कैपिटल लिखना होगा। जैसे कि मान लो कार हो गया, ठीक है, जैसे कोई बैंक हो गया, जैसे कोई स्टूडेंट हो गया, ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखना होगा। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जबकि आप इसको स्मॉल में भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली इसको कैपिटल लिखने से फ़ायदा ये होता है कि कहीं पर भी आप जब जाते हो ना, तो आपको अगर मान लो कोई भी एक ऐसी चीज़ है, आप फ़ौरन उसको समझ जाओगे कि ऊपर डिज़ाइन की गई है या फिर जो है ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे डिज़ाइन की गई है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रिंग देखा, हमने शुरू में स्ट्रिंग पढ़ा, ये स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप कन्वर्ट करता है। ये देख रहे हो, इसका एस कैपिटल है, क्यों? क्योंकि बिहाइंड द सीन ऊपर डिज़ाइन किया गया है। अगर आप यहाँ पर नंबर देखोगे, नंबर का एन कैपिटल है, क्यों? क्योंकि ये बिहाइंड द सीन ऊप का यूज़ कर रहा है। अगर आप यहाँ पर मैथ नाम का मॉड्यूल देखोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो एम कैपिटल है इसका भी। अगर आप डेट देखोगे तो यहाँ पर अगर आप डी देखोगे इसका डी कैपिटल है। तो अगर आप बूलियन देखोगे तो इस तरह से देख रहे हो, सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह से यूज़ हो रही हैं। लेकिन अगर आप इसके टाइप देखोगे, अगर मैं इस पर होवर करूँ तो बूलियन कंस्ट्रक्टर, देख रहे हो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। और
यहाँ पर इससे पहले तो न्यू भी लगाया जाता है, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, समझ रही, ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। ये क्या हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि बिहाइंड आपको देखो एक क्लियरिटी हो जाती है, पता चल जाता है, आप कोड देख के समझ जाते हो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ये ऊप का कॉन्सेप्ट चल रहा है नहीं चल रहा। तो यहाँ पर जो आप कुछ भी काम करते हो तो आपको एक क्लास लेनी होती है, ठीक है ना। एक क्लास आप बनाते हो, उसका पहला लेटर आप कैपिटल लिखते हो, जैसे कि स्टूडेंट हो गया या कोई आपका बैंक हो गया। मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल लूँगा वो एक बैंक की लूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बैंक है और आपने यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगा देना है, इसको फंक्शन की तरह राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल नहीं करना है। अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग जब आप ऊप का कॉन्सेप्ट देखते हो ना, तो आपको बहुत सारे यहाँ पर अजीबोगरीब जो है ना नाम देखने को मिलेंगे। वो नाम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। आपको सुनने को मिलेगा कि क्लास वेरिएबल, ठीक है। मैं आपको कुछ नाम लिख के दिखाता हूँ ना, ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, क्लास वेरिएबल, ठीक है। आपको इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास मेथड, इंस्टेंस मेथड, ठीक है। और आपको ये चारों चीज़ें सुनने को मिलेगी, ये चारों चीज़ें आपको सुनने को मिलते रहेगी। तो इसके अलावा कई सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेगी, जबकि वो सारी चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और यही चीज़ आपने सीखनी है कि जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो वहाँ पर इस टर्म्स के नाम से इसको यूज़ किया जाता है। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं करा, तो आप सोचते रहोगे कि यार इसने, किसी बंदे ने अगर जैसे मान लो बोला यार वो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर लो, और आप सोच रहे हो ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, या अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लें, आप आधे घंटे से सोच रहे हो कि ये क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपको आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका नाम ये है। सो यहाँ पर जो ऊप के अंदर आप जब काम करते हो ना, तो इसके जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। जबकि यही चीज़ अगर बाहर बनी हुई है ना, तो वो एक डिफरेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया लेट यूज़र इक्वल टू, और इसका एक नाम दे दिया नेम, ठीक है। यहाँ पर आपने नाम दे दिया std1। बस यही जो चीज़ है ना, यही एग्जैक्ट चीज़ ऊप के अंदर आने के बाद ये बन जाती है एक, क्या बन जाती है, क्लास वेरिएबल। क्या बन जाती है, क्लास वेरिएबल। जबकि यही चीज़ बाहर क्या थी, एक नॉर्मल वेरिएबल। ये एक नॉर्मल वेरिएबल थी, बस यहाँ पर आने के बाद इसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, क्लास वेरिएबल। तो देखा कितना सिंपल है। ये जो अजीबोगरीब आप लोगों को नाम सुनने को मिलेंगे ना, तो यहाँ पर इससे घबराना नहीं है, और आप इसको नॉर्मली ऐसा ट्रीट करो जैसे कि ये जो वेरिएबल है, बस बाहर इसको वेरिएबल था और ये अंदर आने के बाद इसको क्लास वेरिएबल बोल रहे हैं बस, और इसके अलावा और ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब आपने बोला जो नेम है, जैसे कि यूज़र नेम std1, यूज़र एज इधर आपने दे दिया 20, यूज़र सिटी, और इधर हमने इसमें कराची ऐड करा, यूज़र कंट्री, और इसको हमने यहाँ पर पाकिस्तान ऐड कर दिया। और जो भी आप फंक्शन वगैरह बनाओगे वो बनाते रहना। अब यहाँ पर ये जो मैंने क्लास बनाई है ना, इसको यूज़ करने का तरीका क्या होगा, वही सेम टू सेम तरीका है। std1 इक्वल टू, आपने वही न्यू लगाना है, और आपने न्यू लगाने के बाद इस बैंक को कॉल करना होगा, जैसे आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कर रहे थे। तो ये आपको यहाँ पर इतना सा ही काम करना है, और जब से आप इसको लॉक कराते हो तो ये जो है आपको एक क्लास बनाकर दे देगा, और देखोगे इस तरह का आपको कुछ रिजल्ट नज़र आ रहा है। एक आपका ये कॉन्सेप्ट है इतना सा, और आपके पास एक ये कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर वाला इतना बड़ा। तो देखा उससे भी ये छोटा काम है हमारे पास। अब यही काम जो कंस्ट्रक्टर में आपको इतना लंबा चौड़ा करना पड़ता था, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक प्रॉब्लम पता ही क्या है, कि जैसे मैं इसको यहाँ पर देखूंगा स्टूडेंट 2 को, ठीक है, और जब मैं यहाँ पर रन करूँगा स्टूडेंट 2 को, तो इधर दोनों का डेटा सेम नज़र आएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आप बोलोगे यार फिर क्लास बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, आप ठीक सोच रहे हो कि क्लास बनाने का कोई अभी इस वक्त तो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब से हमने इसको डुप्लीकेट करा तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन सेम है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं
हम ये चाह रहे हैं कि हर बारी यूज़र को कॉल करने पर एक नया स्टूडेंट क्रिएट होना चाहिए, जिस तरह से आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में देखा। So, यहाँ पर इस तरह का काम करने के लिए आपको एक लंबा चौड़ा काम करना पड़ता था। अगर आप फैक्ट्री फंक्शन में भी देखोगे ना, तो यहाँ पर भी एक लंबा चौड़ा काम करना पड़ता था। सो यहाँ पर भी आपको कुछ इससे छोटा काम करना पड़ेगा। और आपको जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे थे ना, ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम खुद से बना रहे थे, ये सारा काम अब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बना बनाया मिलता है। वो ये बोलता है कि यार ये काम आप एक काम करो, मत करो, आप एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसमें एक आता है बिल्ट इन, ठीक है ना, बिल्ट इन एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आता है, इसको मेथड बोलते हैं, ठीक है ना, मेथड इसको बोला जाता है। और ऊप के अंदर आपको अलग अलग तरीके के मेथड देखने को मिलेंगे, स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड, ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्टर मेथड, और इसके अलावा प्रोटोटाइप मेथड, ये आपको अलग अलग तरीके के नाम सुनने को मिलेंगे। तो ये एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर मेथड है जो इसमें बिल्ट इन होता है। आपने इसमें कुछ खास यूज़ नहीं करना होता। आपको क्या करना होता है कि ये जो एज आ आर्ग्यूमेंट आप देते थे ना, तो ये जो आर्ग्यूमेंट आप यहाँ देते थे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इसको कॉल नहीं करते थे, यहाँ पर मतलब पैरामीटर रिसीव नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने बनाया और हमने यहाँ पर बोला कि हम जो अब नाम देंगे, जैसे कि मान लो मैंने एक अली दिया, यहाँ पर 20 दिया, और एक मैंने सिटी पास करी, और एक यहाँ पर मैंने कंट्री पास कर दी, ठीक है, ये मैंने एक कंट्री पास करी। तो जो पैरामीटर है अब मैं यहाँ पर इस जगह पर रिसीव करूँगा कि नेम आ रहा होगा, एज आ रहा होगा, सिटी आ रही होगी और कंट्री आ रही होगी, एज, सिटी और कंट्री, इस तरह से। और अब यहाँ पर जो भी मैं काम करूँगा, तो अब मैं इस तरह से काम करूँगा कि दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, और दिस डॉट सिटी इक्वल टू सिटी, और इसी तरह से दिस डॉट कंट्री इक्वल टू कंट्री। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको यूज़र के नाम से भी ले सकते हो, ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट हो सके कि ये जो नाम है ये आपकी मर्ज़ी का नाम है, और ये जो आ रहा है ये आपके पैरामीटर से आपको मिलेगा। अगर अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँ, ठीक है, अगर अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँ और सेकंड वाले यूज़र के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करूं, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन सारी चेंज नज़र आएगी। अब देखा, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट नज़र आएगी। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी कि आप एक क्लास के साथ बेसिक काम किस तरह से करोगे। ये आपके पास सिंपल एक क्लास है विद कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको बिल्ट इन इसमें मिलेगा। तो ये आपने बेसिक एक क्लास के साथ काम देखा। अब आगे देखते हैं कि आपके पास इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेथड। देखो, अब यहाँ पे मैंने बताया था अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर मेथड हो गया, आपको प्रोटोटाइप मेथड देखने को मिलेगा, स्टैटिक मेथड देखने को मिलेगा। सो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो कंस्ट्रक्टर है वो तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर मेथड, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो देखा ना, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाले आप लोगों को नाम लग रहे होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, जो मैं इसको क्लास वेरिएबल जो बोल रहा था, अगर यही चीज़ अगर मैं बोल देता यूज़र नेम इक्वल टू अली, तो ये आपके पास एज अ क्लास वेरिएबल है, लेकिन यही चीज़ इस कंस्ट्रक्टर में आने के बाद आपके पास कहलाती है इंस्टेंस वेरिएबल। क्या कहलाती है? इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये जो नाम है ना, ये नाम थोड़े से आप लोगों को मतलब कंफ्यूज करेंगे, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो क्लास वेरिएबल है जो आपने बाहर बनाया, यही क्लास वेरिएबल है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर में बनाया तो यही आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन अगर यही मैं बिल्कुल ही बाहर बना दूं तो ये आपके पास एज अ नॉर्मल वेरिएबल कहलाएगा। तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है, बस आपको ये समझ में आनी चाहिए, बाकी ऊप बिल्कुल वही है, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था, कंस्ट्रक्टर मेथड हो गया और प्रोटोटाइप मेथड हो गया, और ये प्रोटोटाइप क्या होता है इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये वे इसका एक नाम है, प्रोटोटाइप मेथड। इसके अलावा स्टैटिक मेथड हो गया। अगर आपने पाइथन पढ़ी हो तो वहाँ पर ये जो है क्लास मेथड के नाम से फेमस है, ठीक है ना। वहाँ पे स्टैटिक मेथड नहीं, वहाँ पे क्लास मेथड के नाम से फेमस होता है ये। तो यहाँ पर जो प्रोटोटाइप मेथड है, इसको नॉर्मली आप यहाँ पर इंस्टेंस मेथड भी कहते हो।
ठीक है, जो प्रोटोटाइप मेथड है इसको आप क्या कहते हो, इंस्टेंस मेथड। तो अगर ये चीज़ उठाकर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो आई थिंक मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इंस्टेंस या प्रोटोटाइप मेथड आप इसको कह लोगे। अब यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे हम लोग ग्रिड बना रहे थे ना, इसी तरह से आप ग्रिड बना लो। ठीक है, या मान लो बैंक के अंदर जो आपकी मोर इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, जैसे कि यूज़र नेम होता है, यूज़र एज होती है, यूज़र सिटी, यूज़र कंट्री, इसके अलावा आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, दिस डॉट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, अकाउंट का नंबर होगा, और अकाउंट का जो नंबर होगा यहाँ पर हम काम करेंगे, अकाउंट यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई अमाउंट भी आ रही होगी। ठीक है, और ठीक है, मतलब ये आपका एज अ बैलेंस होगा अमाउंट, इसको बैलेंस ज़्यादा सूटेबल लगेगा इसके लिए। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर और इधर आपके पास एक बैलेंस आ रहा होगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और ये जो इन्फॉर्मेशन के अंदर जो मैंने लिखा है ये एज अ आर्ग्यूमेंट भी मुझे पास करना होगा। तो अकाउंट नंबर में ऐसे रेंडमली कुछ भी लिख देता हूँ, और एक बैलेंस मुझे लिखना होगा जो कि 40,000 में यहाँ पर पास कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं पास कर रहा हूँ 90,000। ये एक आपका डेटा क्रिएट हो गया। अगर इसको रन करें तो ये सारी चीज़ आप लोगों को अभी भी देखने को मिलेगी। अब ये जो मैंने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि इंस्टेंस मेथड या प्रोटोटाइप मेथड क्या होते हैं, कि अगर आप जिस तरह से कंस्ट्रक्टर मेथड इसके अंदर एक बना बनाया बिल्ट-इन है ना, तो आपको यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो फंक्शन बनाओगे, जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन का काम है, इस फंक्शन का जो काम होगा, एक नाम मैं इसको दे दूंगा, जैसे कि क्या नाम दूं, शो या फुल नेम। ठीक है, ये हमारे पास एक फुल नेम इसका नाम है, इसको मैं यहाँ से फंक्शन को हटा दूंगा। डायरेक्टली यहाँ पर आप काम करते हो, आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही आपको यहाँ पर किसी पैरामीटर की फ़िलहाल ज़रूरत है। फ़िलहाल मैंने बोला है, ठीक है ना, तो क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं बोलूँगा योर अकाउंट टाइटल इज़, और इधर आने के बाद अब ये जो नाम है ना, मैं चाह रहा हूँ कि उसको उसका अकाउंट का टाइटल शो कराना है, तो उसका जो यूज़र का नेम है उसके लिए मुझे ये जो यूज़र नेम है ऊपर से चाहिए होगा। लेकिन आप फंक्शन आपको बोलता है कि आपको मेरे वेरिएबल के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने आप लोगों को दिस बताया था, दिस मैंने अब बताया था ना कि क्या होता है कि वो हमेशा पेरेंट को टारगेट करता है। तो भाई जो दिस ऑब्जेक्ट होता है ये इसके पास ये सारी चीज़ों का एक्सेस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा दिस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप मुझे एक यूज़र नेम लाकर मुझे दे दो, ठीक है। अब ये आपने जो फंक्शन बनाया है ना, ये आपके पास एक इंस्टेंस या प्रोटोटाइप मेथड होता है, इसको इस तरह का नाम दिया जाता है। लेकिन है ये नॉर्मल मेथड, अगर आप यही इसको बाहर जाके बोलोगे तो आप इसको बोलो क्या बोलते हो, फंक्शन ही बोलते हो ना। तो बस यहाँ पर ऊप के अंदर आने के बाद इसका नाम चेंज हो गया। तो नेमिंग कन्वेंशन से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट 1 डॉट, अगर आपको जैसे किसी का अकाउंट के बारे में जानना है या यूज़र 2 के आपको जैसे कि बैलेंस के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पर अलग से स्पेसिफिक दोनों चीज़ों को भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अकाउंट के अलावा बात करूँ कि मुझे इसके फंक्शन को जानना है, मान लो मैं स्टूडेंट का फुल नेम देखना चाह रहा हूँ, उसका अकाउंट टाइटल, तो बोलेगा यूर अकाउंट टाइटल इज़ अली। तो ये जो मेथड है देखा, बड़ा सिंपल मेथड है। अब अगर आपके पास स्टैटिक मेथड क्या होता है, अगर यही मेथड अगर आपको बाहर बनाना हो, यही मेथड जैसे कि हमने क्लास वेरिएबल बनाया था ना, क्या बनाया था क्लास वेरिएबल, इसी तरह से बनाया था ना, यूज़र नेम इक्वल टू और जो भी हमने एक नाम दे दिया था। लेकिन अगर आपने क्लास वेरिएबल बना तो लिया था, लेकिन अगर क्लास फंक्शन बनाना हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा हुआ है ना, अगर आपको ये क्लास मेथड बनाना हो, हमने तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बनाया था, क्लास वेरिएबल ना, अगर आपको क्लास मेथड बनाना हो तो आप इस तरह से सोचोगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल राइट है, आप सही सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप इस तरह से क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप इस तरह से क्रिएट नहीं कर सकते, ये यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, मैं अभी फ़िलहाल के लिए दिस भी हटा देता हूँ, योर अकाउंट टाइटल इज़ अली खान में कर लेता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक स्टैटिक का मेथड समझा रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से करते हो तो क्या होगा। पहली बात, अगर आपने इस तरह से करा तो मैं फुल नेम को जब मैं रन करूँगा ना, तो फुल नेम का एक्सेस ये अभी std1 के अंदर से ले रहा हूँ, यानी कि इस जगह से ले रहा हूँ। तो अभी तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। बट अभी एक
चीज़ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर std1 मैंने करा, फुल नेम आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ बैंक डॉट फुल नेम, ठीक है, बैंक डॉट फुल नेम, तो आपके पास क्या आ रहा है, बैंक फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन। क्या समझे कि अगर आपको मैंने दिखाया कि std1 जब मैंने फुल नेम करा तो वो सही प्रिंट हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि बैंक डॉट फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन, तो वो आपको बोलता है कि आप इस तरह से फंक्शन नहीं बना सकते और इस तरह का नाम का कोई भी फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। बैंक के साथ कुछ भी काम करूंगा तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको बैंक वेरिएबल बनाना है या बैंक फंक्शन बनाना है और बैंक के साथ ही आपने उसको यूज़ करना है तो ही आपको स्टैटिक की ज़रूरत पड़ती है, तो ही फिर आपको स्टैटिक मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टैटिक मेथड क्या बोलता है कि अगर आपको बैंक के साथ यूज़ करना है, जैसे बैंक डॉट फुल नेम, बैंक डॉट यूज़र नेम, तो आपको स्टैटिक मेथड बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको बैंक डॉट फुल नेम नहीं चाहिए और आपको डायरेक्टली इस तरह से ऑब्जेक्ट के साथ चाहिए, ऑब्जेक्ट या std1 डॉट फुल नेम, तो फिर वो आपको फिर नॉर्मली जैसे आप बना रहे थे वैसा का वैसा बना लो। बोला इस तरह से एक्सिस जो है ना, ये अभी इसका एक्सिस जो है यहाँ पर मैंने बनाया है वो अभी भी इसके पास आ रहा होगा, कोई इसमें टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बैंक के साथ यूज़ करोगे तो फिर वो आपको एरर देगा, देखो अभी एरर दे रहा है वो। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर std1 कर दूंगा तो बिल्कुल सब कुछ सेट है, कोई इशू नहीं है। बात समझ आ गई। तो स्टैटिक मेथड बोलता है कि मेरा जो कनेक्शन है, आप क्या स्टैटिक मेथड बनाने का तरीका क्या, आप उससे पहले स्टैटिक लिख देते हो, बस आप उससे पहले क्या लिख देते हो, स्टैटिक। अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ std1 डॉट फुल नेम, तो अभी तो मुझे क्या दिखा रहा है, अली खान, ठीक है। और यही चीज़ मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि अलग से डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये फरहान वाला अला, अभी ये जो है ना अली खान दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने std1 करके लिखा है जो कि पहले भी अलाउ था। लेकिन अगर मैं इसको अब बैंक करके लिखूंगा तो मेरे पास आना चाहिए ऐसे ही है ना, तो यहाँ पर एक अनडिफाइंड, ठीक है, एक अनडिफाइंड, ओके अनडिफाइंड आने ही है क्योंकि मैंने यहाँ पर फुल नेम नहीं लिखा, ठीक है भाई। अब आ गया यूर अकाउंट टाइटल इज फरहान खान, समझ आया। स्टैटिक मेथड सिंपल वर्ड में समझाऊं वो आपसे से, देखो स्टैटिक मेथड क्या बोलता है कि अगर आप स्टैटिक मेथड बनाना चाहते हो, अगर आप मान लीजिए क्लास फंक्शन बनाना चाहते हो, क्लास मेथड बनाना चाहते हो, क्लास वेरिएबल बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को स्टैटिक का यूज़ करना पड़ेगा। और स्टैटिक का यूज़ हम कब करेंगे, जब आप डायरेक्टली जो है बैंक डॉट यूजर नेम, बैंक डॉट फुल नेम करना चाहोगे तब, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। और स्टैटिक जब हम बनाते हैं ना तो उसका इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर देता है, बात समझ आ गई ना। और अगर आप स्टैटिक नहीं लगाते तो फिर आप जो भी काम करोगे वो सारा आपको एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर मिलता है, यानी कि std1 डॉट फुल नेम, std डॉट जो है अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकोगे। तो ये सिंपल स्टैटिक मेथड का काम होगा। तो ये हमारे पास जो है ये प्रोटोटाइप मेथड है, ये हमारे पास स्टैटिक मेथड है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर मेथड है। ये बस अलग अलग तरीके के इसके नेमिंग कन्वेंशन है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। और एक अगेन इसी काम की कॉपी निकालते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। ज़्यादा कोड होने से ना आप लोगों को टफ लगने लग जाएगा। ये कहाँ तक था भाई, थोड़ा और ऊपर है क्या, आधा कोड उठा के लाए हम भी। कॉपी करा इसको, ये बैंक से लेकर कॉपी करा, कॉपी निकाल के यहाँ पे ही पेस्ट कर दिया और इसको ऑन कर लेते हैं। और इसमें से स्टैटिक और ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। अब आगे एक नया काम इसमें देखते हैं। हमारे पास नया काम क्या है, पहले तो मैं एक ही यूज़र लेके ही, चलो ठीक है दो ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें भी ना। student1 ही रख लेते हैं इसको और इसको student2 रखते हैं, सही है भाई। अब यहाँ पर ये काम तो आपको ऑलरेडी समझ आ रहा था, जो कि हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि आप अपने वेरिएबल को प्राइवेट बना सकते हो। आपका कोई ऐसा डेटा जो आपको पता है कि ये बड़ी खास इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली उसको कोई एक्सेस ना कर सके, डायरेक्टली कोई उसको एक्सेस ना कर सके। जैसे कि भाई ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपके अकाउंट का बैलेंस,
आप डायरेक्टली आप चाहते हो कि कोई भी उसको ना अपडेट कर सके, ना ही कोई उसको डायरेक्टली गेट कर सके। देखो जैसे कि अभी यहाँ पर इस केस में मैं बोल रहा हूँ std1 डॉट का मतलब std1 का मुझे बैलेंस शो करो, तो बोलेगा ये लो 40,000। अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा std1 का जो बैलेंस है आप उसको जाके अपडेट करके आप बना दो उसको 60,000, तो डायरेक्टली कोई भी उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, ये एक जो है बड़ा प्रॉब्लम है। हम बोलते हैं कि डायरेक्टली उसको एक्सेस ना मिले, आप इसको प्राइवेट कर दो। प्राइवेट करने का जो बड़ा सिंपल तरीका यहाँ पर ये है कि आप पहले तो उससे नाम से पहले हैश लगा दो और फिर यहाँ पर एक बैलेंस बना के रख दो जो कि फ़िलहाल अभी खाली है, जिसको कोई ये आपने ग्लोबली बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले आपने यहाँ पर ग्लोबल बना के रखना है और फिर आप उसको अब जो आपके पास बैलेंस है ना उससे पहले भी आप हैश लगा दोगे, क्योंकि ये बैलेंस जो है अब आपको ऊपर से मिल रहा होगा। ये बैलेंस आपको ऊपर से वेरिएबल मिल रहा होगा। तो हैश का जो मतलब है, ये सिंपल मतलब है कि आपने इसको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया इसको, प्राइवेट। अगर अब मैं बैलेंस को गेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। और अगर ये मेरे पास हैश नहीं होता और अगर मैं अब डायरेक्टली रन करूं तो 40,000 आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश नहीं लगाया। बात समझे। आप ऐसा सोच सकते हो कि यार मैं नहीं लगाऊंगा तो भी मेरे ख्याल में मुझे आपको लगता होगा कि काम हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर चलो डायरेक्टली हैश लगा देता हूँ, रन कर लेता हूँ। आइए एरर क्या बोल रहा है कि प्राइवेट फील्ड बैलेंस मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन एन इन क्लोजिंग क्लास। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर आपको लगाना ज़रूरी है और आप बोल रहे हो कि नहीं यार आ जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता भाई, ये आपको बनाना ज़रूरी है। तो अब आ रहा है अनडिफाइंड। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, जो कि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन या फैक्ट्री फंक्शन में इस तरह काम नहीं कर सकते थे। ये आपको यहाँ पर बिल्ट इन एक मेथड देता है प्राइवेट करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है कि आप जब किसी चीज़ को प्राइवेट कर देते हो तो यार उसका कोई ना कोई दूसरा वे तो होना चाहिए ना यूज़र को एक्सेस करने के लिए। अगर वो बैलेंस देखना चाह रहे हो तो क्या अकाउंट का बैलेंस नहीं दिखेगा। तो इनकैप्सुलेशन बोलता है कि जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं एक कैप्सूल में बंद कर दूंगा। इनकैप्सुलेशन का जो वर्ड है ना वो एक कैप्सूल से निकला। आप देखो, मान लो आप रियल में कैप्सूल खाते हो, जो आप मेडिसिन लेते हो उसमें कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर क्या भरा है, क्या पाउडर है, क्या मटेरियल है, आपको नहीं मालूम। आप बस कैप्सूल खाते हो, आपका काम हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि वो बोलता है आप एक ऐसा मेथड बना लो, बोला मैं आपको एक ऐसा फंक्शन बना के दे देता हूँ, आप उसको क्या कर सकोगे, अपने बैलेंस को, गेट बैलेंस को आप चेक कर सकोगे कि वो बैलेंस क्या है, रिटर्न कर दो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, योर करंट बैलेंस इज, ठीक है। और यहाँ पर टेम्पलेटर का मैं अब यूज़ कर रहा हूँ, दिस डॉट हैश बैलेंस। आपको मैंने बोला कि यहाँ से आपको इजाज़त नहीं है, आप डायरेक्टली उसको std डॉट बैलेंस करके यूज़ नहीं करोगे, लेकिन आप इस मेथड के ज़रिए ज़रूर दे सकते हो। अच्छा, आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि जब ये प्राइवेट ही हो गया ना, इसको क्यों मिल रहा है। देखो प्राइवेट हुआ है लेकिन वो बाहर वाले के लिए नहीं है। अंदर की कोई भी वैल्यू अंदर यूज़ हो सकती है, मतलब क्लास के अंदर का कोई भी डेटा अंदर आपस में ये लोग शेयर कर सकते हैं। अंदर प्राइवेट नहीं है, लेकिन ये बाहर जो है ना ये प्राइवेट है। आप बाहर इसको यूज़ नहीं करोगे, बाहर एरर आएगा। अगर अब मैं इस बैलेंस को चेक करता हूँ तो वो अनडिफाइंड देगा, लेकिन अगर मैं इस गेट बैलेंस नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो वो मुझे क्या बोलेगा कि यूर करंट बैलेंस इज 40,000। तो ये आपने इसको क्या कर दिया, इनकैप्सुलेशन। देखा, ये नाम थोड़ा सा खतरनाक और बड़ा सा लग रहा होगा, इनकैप्सुलेशन कोई बहुत बड़ी फिल्म है नहीं। ये बस आपका एक वेरिएबल प्राइवेट कर दिया इसने और आपकी जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक मेथड के जरिए वो शो करा रहा है। समझ आ गया, ये इनकैप्सुलेशन हो गया। आप इसी को एक मेथड और बना सकते हो। ये हम जो भी बना रहे हैं सारे प्रोटोटाइप मेथड हैं, ये सारे हमारे जो है इंस्टेंस मेथड होते हैं। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन और बना दिया डिपॉजिट का, मान लो, ठीक है। और ये जो डिपॉजिट का मेथड है इसका काम क्या होगा कि यूज़र कुछ भी वैल्यू देगा, आपने जाके उसको डिपॉजिट करनी है, यानी कि उसके अंदर प्लस करनी है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई दिस, आप एक काम करो, ऊपर से जाओ, इसका जो भी बैलेंस है उसको उठा के लाओ, उसके अंदर आके प्लस कर दो। किसको प्लस कर दो कि यूज़र आपको जो भी अमाउंट देगा उसको प्लस कर देना। ठीक है। अब जो अमाउंट होगी, यूज़र जब भी इस डिपॉजिट नाम के फंक्शन को कॉल करता है तो वो आपको क्या बोलेगा कि भाई std1 डॉट डिपॉजिट इसको कराना होगा। ये यहाँ से इसको हटा देते डिपॉजिट, और ये कितने अमाउंट आपने डिपॉजिट कराने हैं, मैंने बोला 20,000। इसमें ऑलरेडी इस std1 के पास कितने इसके पास अमाउंट है 40,000, उसके अंदर ये प्लस कर रहा है इतनी वैल्यू। और अब मैं बोल रहा हूँ गेट बैलेंस, तो आपको क्या दिखा रहा है 60,000। तो आप डिपॉजिट भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप इसमें देखो कंडीशनें लगा सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, कंडीशन तक लगा सकते हो।
तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन भी आपको इसी काम में यूज आता है। वो बोलता है यार कि जो इतनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, बोला मैं दूसरों को दिखा के क्या करूंगा, बोला जो आपकी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है ना मैं सारों को हाइड कर दूंगा। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आपको पॉलीमॉर्फिज्म वाली ही फील देगा, मतलब कि उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर प्राइवेट आप करो या ना करो वो आपका मसला है। आप दोनों काम कर सकते हो, बगैर प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हो, प्राइवेट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ना, इसमें आपको प्राइवेट करना पड़ता ही है। आपकी जो एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्शन की जो डेफिनेशन है, वो बोलता है कि आप अपनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हाइड कर दो और उसका एक ऑल्टरनेट वे दे दो कि आप इसको यूज़ कर लो बस। यानी कि जब आप कार चलाते हो, कार के अंदर जो आपका फ्यूल है किस तरह से बर्न हो रहा है, ठीक है, आपका जो पिस्टन है किस तरह से अंदर मूवमेंट कर रहा है, आपका जो इंजन अंदर किस तरह से वर्क कर रहा है, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली बस कार चलाओ, एंजॉय करो बस। लेकिन जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि आप अपनी प्राइवेट चीज़ों को हाइड कर लो, मैं आपको शो नहीं करूँगा। तो दोनों के कॉन्सेप्ट ये हैं, लेकिन दोनों तकरीबन एक जैसे आप लोगों को लगेंगे। जैसे कि मान लो ये डिपॉजिट नाम का जो फंक्शन है, इसी के अंदर ही हम प्राइवेट चीज़ों को ऐड कर देते हैं। मान लो इसी को हम प्राइवेट बना देते हैं, या इसमें अगर आपने क्रेडिट करना है, चलो ठीक है, क्रेडिट के ऊपर बनाते हैं हम लोग। अगर सॉरी, मुझे इसको बनाना पड़ेगा डेबिट पर। अगर अकाउंट से किसी को पेमेंट को डेबिट करना होगा तो मैं यहाँ पे उससे पूछूंगा, लेकिन मैं चेक करूँगा कि इफ़, ठीक है, मैं एक, अब देखो कॉम्प्लेक्स लॉजिक को मैं हाइड कर रहा हूँ, ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगा कि जो अमाउंट है आपकी, पहली बात तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि आपका जो बैलेंस है ना वो बड़ा होना चाहिए, जो भी यूज़र अमाउंट दे रहा है उससे, या वो कम से कम उसके इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो निकाल सकेगा ना। मतलब मान लो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं 20,000 रुपये और वो उसको, यानी कि अकाउंट से पेमेंट निकलवाने आया, विड्रा कराने आया। मैं इसको विड्रा का एक नाम दे देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा नाम मुझे लग रहा है, ठीक है, विड्रा। अगर वो विड्रा कराने आया है, कितनी अमाउंट, 20,000 रुपये आपके अमाउंट आपके पास जो है ना बैलेंस रखा है, और वो विड्रा कराने आ रहा है 30,000, तो इस तरह का हम उसको कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे। ऑलरेडी से ही हम पहले से चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे कि दिस डॉट जो बैलेंस है उसके बाद रखा हुआ है, क्या वो बड़ा है इस अमाउंट से, और अगर तो वो बड़ा है या वो इक्वल है इस अमाउंट के साथ, तो आप क्या करो, उसको विड्रा कर दो, ठीक है। दिस डॉट बैलेंस में जाओ, ठीक है, सॉरी, दिस डॉट हैश बैलेंस में जाओ और उसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो, अमाउंट को, ठीक है। अदरवाइज आप क्या बोल दो कि इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। अदरवाइज आप क्या बोल दो, अदरवाइज आप एक काम करो, रिटर्न कर दो इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस, क्या क्या बैलेंस नहीं है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह का हमने एक बेसिक सा एक काम करा। अभी जो लॉजिक कॉम्प्लेक्स है, आपने इसको हाइड कर दिया, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो खाली आपको एक लॉजिक दे दिया कि भाई आप विड्रा फंक्शन को कॉल करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिपॉजिट को बंद करता हूँ और मैं बोल रहा हूँ std1 डॉट विड्रा, ये बोला अपनी अमाउंट दो, और मेरे पास std1 के पास अभी इस वक्त 40,000 है, ठीक है, और मैं उससे निकलवा रहा हूँ कितने, 35,000 में उससे निकलवा रहा हूँ। तो अगर 35,000 से ऊपर मेरे पास बैलेंस है तो वो क्या करेगा, उसको विड्रा कर देगा, या अगर उसके इक्वल है तो विड्रा कर देगा, और फिर मैं अपना बैलेंस चेक कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, 5,000। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार आप एक काम करो, मुझे 50,000 मेरे अकाउंट से निकाल कर दो, लेकिन जबकि मेरे पास इतना बैलेंस मेरे अकाउंट में नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, योर करंट बैलेंस इज 40,000, कि आपका जो करंट बैलेंस है वो 40,000 ही है। बात समझ आ गई, वो आपका जो करंट बैलेंस है वो 40,000 ही है। लेकिन आप बोलोगे याला एरर इसने शो क्यों नहीं करा, वो शो इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे हमने उसको कंसोल भी नहीं करा, समझे, यहाँ पर हमने उसको कंसोल नहीं करा, रिटर्न करा है ना, तो ये रीज़न है। आप इसको कंसोल कर लो तो यहाँ पर वो आपको ये मैसेज भी दे देगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हाइड करने का काम है, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। समझ आ गई। तो बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि चीज़ें क्या होती हैं, क्या वर्क करती हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये जो लॉजिक है और भी ज़्यादा कई कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कई गुना कॉम्प्लेक्स हो सकती है ये।
तो ये जो हैश वगैरह लगाया है इसको प्राइवेट करा है, यहाँ पे प्राइवेट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब इनकैप्सुलेशन के साथ काम करते हो यहाँ पे प्राइवेट करना ज़रूरी होगा। ये बात बस इतनी याद रख लो। और इनहेरिटेंस क्या होता है इस पे भी हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ छोटा सा, आप लोगों ने एक काम करना है खुद से, जो है ना ये सारा काम करना है जितना मैंने कराया है, बट इसमें एक काम ये करना है कि जब अमाउंट को जब वो विड्रा कराने आए ना तो उससे एक पासवर्ड मांगो आप, ठीक है। ये आपका एक टास्क है कि आप उससे क्या करो, एक पासवर्ड मांगो कि यार अपने अपने अमाउंट, अपना जो अकाउंट का पासवर्ड होगा ना, यहाँ पर ये जो है ना एक फील्ड और ले लेना, एक आर्ग्यूमेंट और लेना, जो अकाउंट का पासवर्ड होगा यहाँ पे पासवर्ड नाम का आप इस तरह से डुप्लीकेट करके एक बना देना पासवर्ड नाम से, और जो पासवर्ड वो यूज़र ने फर्स्ट टाइम पे अकाउंट क्रिएट करते टाइम पर दिया होगा वही पासवर्ड आप विड्रा के टाइम पर मांगो। और अगर वो पासवर्ड मैच होता है तो विड्रा करो, अदरवाइज विड्रा नहीं करो। ये आप छोटा सा इसमें टास्क करना। अच्छा, दूसरी चीज़ इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं कि जो इनहेरिटेंस है ये क्या होता है। इनहेरिटेंस का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत एक बैंक बनाई, बहुत सारा काम किया, बैंक बनाई। अगर मार्केट में कोई दूसरी बैंक खुलती है, जैसे कि मान लो एक बैंक है, नेशनल बैंक के नाम से हम एक बैंक खोलते हैं मार्केट में ना, एक तो ये बैंक बनी हुई है जो कि ग्लोबली एक काम कर रही है, एक बनाते हैं नेशनल के नाम से। ये जो नेशनल बैंक है ना, इनके पास एक कॉन्सेप्ट है, ये बोलते हैं कि हम आपको मार्केट में जो बैठ कर एक लोन भी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे जो नॉर्मल बैंक बनाई है ये आपको लोन नहीं देती, लेकिन जो अब हम सेकंड बैंक बना रहे हैं वो उनके पास बोलते हैं कि हम जो सारा ऊपर वाला काम है ना वो सब हम ये काम तो करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोन भी देते हैं, हमारे पास ये फंक्शनैलिटी एक। तो अब सोचो कि जितना भी कोड है, ये जितना भी कोड है ये नेशनल बैंक को भी करना पड़ेगा। ये नेशनल बैंक वालों को, जो भी ये नई बैंक खुल रही है मार्केट में, ये विड्रा का फंक्शन, डिपॉजिट, गेट बैलेंस, फुल नेम और प्राइवेट चीज़ें, कंस्ट्रक्टर, क्लास, सब चीज़ें लोगों को खुद को बनानी पड़ेगी। तो ये काम थोड़ा सा घटिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो रीयूजेबिलिटी है ना, ये जो है ना ख़राब हो जाएगी। हमें अपने कोड को ऐसा रखना है कि आप इसको बार बार रीयूज़ कर सको। बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर किस तरह से हम काम करेंगे, यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपका इनहेरिटेंस। ये नेशनल बैंक बोलेगा ऊपर वाली बैंक से कि यार एक काम करो, जो आप लोगों ने कोड कराया ना वो मुझे दे दो, ठीक है, इसी कोड का मैं यूज़ करूँगा, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ नई चीज़ें और ऐड कर दूंगा जो हमारी बैंक के पास फंक्शनैलिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नई क्लास बनाई, ये इस क्लास का नाम है नेशनल बैंक, ठीक है ना। ये एक नेशनल बैंक का हमारे पास फंक्शन है। ये बोल रहा है कि ऊपर वाले से चीज़ मांग रहा है, कैसे मांगेगा, इनहेरिट कैसे करेगा, एक्सटेंड नाम का यहाँ पर एक कीवर्ड आता है एक्सटेंड्स, और मैं बोलूँगा एक्सटेंड कर लो, यानी कि नेशनल बैंक में एक्सटेंड कर दो किसको, ऊपर वाली बैंक को, बस ये आपने बोला और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, और जो इतनी भी ऊपर वाले की चीज़ें थी वो सारी आपको इधर मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है, नेशनल, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल एक सोचने वाली बात है कि नेशनल बैंक में अगर कोई अकाउंट खोलता है तो उसको भी तो भाई ये नेम, एज, कराची, पाकिस्तान, फ़ोन नंबर और ये जो भी है अकाउंट नंबर और इसका बैलेंस है वो सब देना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर हमने इसकी तो कोई फंक्शनलिटी लिखी नहीं है ना कि यार ये चीज़ें इसको देनी है, तो ये हम सारी चीज़ें खुद से लिखेंगे तो ये कल हो जाएगी। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर अगर हम सारी चीज़ें खुद से लिखेंगे तो मतलब ये इतना सारा कोड हमें फिर से लिखना पड़ेगा कि नेम, एज, सिटी, फलाना ढिमाका। चलो ये तो लिख ही लिया, इतना तो लिख लिया, चलो समझ आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें यार इसको भी चाहिए, लेकिन इसको साथ में जो है ना हमें जो है ना जब ये चाहिए तो जाहिर सी बात है ये भी चाहिए होगा। तो ये इतना सारा अगर मान लो 1000 वेरिएबल होंगे, ये जो अगर ये मान के चलो ये 1000 वेरिएबल हैं, ठीक है, अगर मान के चलो ये 1000 वेरिएबल हैं, तो क्या मैं 1000 बार कोड को ऐसे रिपीटेड करता रहूँगा? ऐसे तो नहीं कर सकता ना मैं, ये क्या अच्छी प्रैक्टिस होगी मेरे लिए? नहीं ना। तो मैं क्या करूँगा, एक सुपर फंक्शन यहाँ पर हमारे पास आता है, सुपर फंक्शन। ये सुपर फंक्शन बोलता है कि आपका जो इतना सारा रिपीटेड कोड है ना, ये आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, दिस डॉट यूजर नेम फलाना ढिमाका ये वो, मतलब नहीं यार ये तरीका थोड़ा सा गलत है। आप एक काम करो, आप सुपर नाम का कीवर्ड लो और उसके अंदर सारी चीज़ें इस तरह से रख दो, नेम, एज, सिटी और क्या क्या चाहिए, कंट्री और क्या क्या चाहिए आपको, अकाउंट और इसके अलावा बैलेंस, ये आपको कुछ चीज़ें चाहिए। ये बोल रहा है ये सारी चीज़ें मैं ऊपर से उठा लूँगा, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आप ये इतना लंबा चौड़ा जो काम कर रहे हो ना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ऊपर से उठा लूँगा। ये सुपर फंक्शन का फ़ायदा है।
अब यहाँ पर ये जो नेशनल बैंक बोल रहा है कि मेरे खुद के एक्स्ट्रा और के फीचर हैं। अच्छा पहले मैं उसको भी छोड़ो, अब मान लो कोई नेशनल बैंक में अकाउंट खोलता है, जैसे कि यहाँ पर दो बैंक बने थे ना, एक को बैंक बना दिया एक को नेशनल। अब नेशनल बैंक में फरहान ने अकाउंट खोला, उसकी एज है 30, वो कराची सिटी है पाकिस्तान में रहता है, अकाउंट नंबर ये है और उसका बैलेंस इतना है। और यहाँ पर इसको अगर मैं देखूँ STD1 को, ठीक है, अगर मैं सॉरी STD2 को चेक करूँ, एक आ रहा है STD1 और एक आ रहा है STD2। जो STD2 है उसका नेशनल बैंक में अकाउंट खुला है और जो STD1 है उसका बैंक में अकाउंट खुला है, तो दोनों अपनी जगह अभी भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। और अच्छी बात ये देखो, जबकि इस नेशनल बैंक में मैंने इस तरह ऊपर वाले की तरह कोई काम नहीं करा हुआ। चलो ये भी आप बोलो यार इतना सारा तो लिख दिया, अब क्या बात कर रहे हो, चलो मैं उसको उससे हटकर दिखाता हूँ। आप बोलो क्या नेशनल बैंक में कि जो डिपॉजिट का फंक्शन है क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ? हाँ। क्या मैं फुल नेम का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। बनाया तो नहीं है? हाँ बनाऊंगा क्यों भाई, एक्सटेंड कर लिया ना मैंने, मैं क्यों बनाऊंगा अब? तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, यकीन नहीं आ रहा ना, डॉट फुल नेम मैंने लगाया। अब मेरा आपसे सवाल है कि इस STD2 के अंदर जिसका नेशनल बैंक में अकाउंट खोला है, तो क्या यहाँ पर फुल नेम नाम का फंक्शन है? नज़र तो नहीं आ रहा यार। तो अभी फिर भी ये वर्क करेगा। योर अकाउंट टाइटल इज़ फरहान, देखा, क्योंकि ये जो सारी लॉजिक है वो अब सारी ऊपर से एक्सटेंड होकर आ रही है, सारी ऊपर से उठकर आ रही है। अच्छा तो क्या मैं डिपॉजिट भी कर सकूंगा? हाँ क्यों नहीं कर सकोगे भाई, आपको क्या मना है क्या? करके दिखाऊं क्या? चलो देख लो। मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, STD2 के बात कर रहा हूँ, नेशनल बैंक वालों से बात कर रहा हूँ कि यार मुझे कुछ पेमेंट जो है ना डिपॉजिट करानी है और वो पेमेंट मेरी है 60,000, ठीक है। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि मेरा आप तो फुल नेम तो शो कर ही रहे हो, साथ में काम करो आप जो है ना मेरा बैलेंस भी शो करा दो, ठीक है। मुझे गेट बैलेंस का जो फंक्शन है, जबकि मैं यहाँ पे गेट बैलेंस का कोई फंक्शन नहीं बनाया, जबकि यहाँ पे मैंने कोई फुल नेम का फंक्शन नहीं बनाया, जबकि मैंने यहाँ पर कोई डिपॉजिट नाम का फंक्शन नहीं बनाया, बट ये तीनों फंक्शन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि यार यूर करंट टाइटल फरहान है, लेकिन आपका जो करंट बैलेंस है ना इस वक्त आपका 1,50,000 हो गया, हमारे पास 90,000 ऑलरेडी था, उसमें 60,000 मैंने डिपॉजिट करा दी है, तो वो आपका जो है 1,50,000 हो गया। जबकि ये जो सारी लॉजिक है वो सब ऊपर लिखी हुई थी। तो अब आप ये बोल सकते हो कि क्या ऊपर वाली अभी भी वर्क कर रही है? हाँ कर रही है। नीचे वाली भी वर्क करेगी? हाँ करेगी, कोई भी फर्क नहीं है। तो एक क्लासेस का एक थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो कि थोड़ा सा नुकसान ये भी होता है कि बाज़-औक़ात कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर वाले की हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वो फिर भी इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये है कि यार इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मतलब आप बोले अगर मुझे विड्रा वाला फंक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मुझे फुल नेम का फंक्शन नहीं चाहिए, नेशनल बैंक कैसा बोल रहा है, तो फिर यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, बात समझ आएगा नहीं, तो फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या देखा? एनकैप्सुलेशन देखा, एब्स्ट्रैक्शन देखा, इनहेरिटेंस देखा, क्लास देखा, अब क्या बचा? पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्या बोलता है, ये कुछ ऐसा बोलेगा कि ऊपर जो ऐसा कोई फंक्शन है जैसे फुल नेम आ रहा है, ठीक है ना, इस फुल नेम के अंदर ही आप कुछ इस तरह का काम कर सकते हो कि मतलब अब पहले तो मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म का एक मतलब समझाता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म कुछ ऐसा होता है कि एक ही फंक्शन होता है, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा होता है, मतलब एक ही बंदा अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। मान लो मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, ठीक है ना, तो मैं जो है अपने जो ऑफिस के अंदर जाता हूँ तो मोबाइल एप्लीकेशन का काम करता हूँ, एंड्रॉयड iOS का, लेकिन मैं जहाँ पर टीचिंग भी करता हूँ तो वहाँ पर जो है AI डेवलपमेंट भी पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो मैं फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो घर पे बैठ के रिमोट वर्क, तो वो मेरा जो है वेब डेवलपमेंट का काम है। तो मैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम कर रहा हूँ, तो बंदा मैं एक ही हूँ, ठीक है, लेकिन काम मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तो यही एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जैसे कि यहाँ पर जो विड्रा नाम का फंक्शन है, ठीक है, ये जो विड्रा नाम का फंक्शन है, यहाँ पर यही नेशनल बैंक में विड्रा नाम के फंक्शन का मान लो काम कुछ और होगा, जबकि यही विड्रा नाम का फंक्शन ऊपर तो बैंक नेशनल बैंक सॉरी बैंक के अंदर ये क्या कर रहा है, पेमेंट को विड्रा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका काम मान लो कोई दूसरा हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ आ रही, मैं आपको समझाता हूँ। चलो, ये जो डिपॉजिट है ना, ये डिपॉजिट नाम का फंक्शन है, ये इस नेशनल बैंक में भी तो डिपॉजिट ही कर रहा है ना, लेकिन मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इनका देखो इस नेशनल बैंक का कॉन्सेप्ट है कि यार हमारे पास लोन का सिस्टम भी है, वो हम पहले ऐड कर देते हैं। इनका पास जो है ना लोन का सिस्टम भी है, वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी लोन वाला सिस्टम ऐड कैसे करेंगे भाई, जब बैलेंस तक का सारा डेटा था ना वो तो ऊपर से आ ही रहा था। अब एक काम करो, यहाँ पर लोन है ना, ये बैंक का फीचर एक नया ऐड कर रहा हूँ, लोन, ये सिर्फ इस नेशनल बैंक में काम करेगा, ये ऊपर वाली बैंक में काम नहीं करेगा। यानी कि ये हमारा हो गया चाइल्ड, ये हो गया हमारा पेरेंट, क्योंकि पेरेंट ये जो बैंक है ये तो पेरेंट है, ये तो सारी चीज़ें हमें दे रहा है।
तो चाइल्ड से जो है पेरेंट के पास कोई चीज़ नहीं जा सकती, लेकिन पेरेंट से चाइल्ड के पास सारी चीज़ें आ सकती हैं। मतलब ये विड्रा, डिपॉजिट, बैलेंस, फुल नेम, ये सारी चीज़ें ये पेरेंट से जो है चाइल्ड के पास तो आ सकती हैं, लेकिन जो चाइल्ड का लोन वाला सिस्टम है वो पेरेंट के पास नहीं जाता, तो वो लोन वाला सिर्फ इसी के अंदर ही वर्क करेगा। अब मैंने बोला जो लोन है ना, ये हमारे पास एक नया फीचर है, तो अब मैं इस ऊपर में नहीं लिखूंगा इसको। क्यों? क्योंकि ये वो सारी वो चीज़ें थी जो ऊपर से आ रही है, तो ऊपर के अंदर कोई लोन वाला सिस्टम नहीं था, तो मैं अलग से बना रहा हूँ दिस डॉट लोन, ठीक है। और ये लोन मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, और मैं यहाँ पर एक लोन पास कर दूंगा यार, मैंने जो है ना यहाँ पर 40,000 का लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, तो इसको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, लॉक करा, और लॉक करने के बाद मैंने बोला कि std2 डॉट लोन दिखाओ। अभी लोन देखो वर्क कर रहा है ना, ठीक है, ये अपनी जगह वर्क कर रहा है। अब आप बोल सकते हो कि क्या ये बैंक वाले के पास वर्क कर रहा होगा? नहीं, मैं बंद करके दिखा देता हूँ। std1 यही है ना, इसके बाद लोन आ रहा है? नहीं, क्योंकि उसका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ही उस बैंक में ये सिस्टम नहीं है। अब मैंने क्या बोला, जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो आपको पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा बोलता है कि एक सेम नाम का फंक्शन, ठीक है, वहाँ पर वो कुछ और काम करेगा, यहाँ कुछ और। जैसे कि यहाँ पर डिपॉजिट फंक्शन क्या कर रहा है कि इसके बैलेंस में पेमेंट को ऐड कर रहा है ना, लेकिन यही फंक्शन यहाँ पर आने के बाद जो इसका लोन वाला सिस्टम है ना, ये जो लोन सिस्टम है उसके अंदर अमाउंट को ऐड कर देगा, उसके बैलेंस को नहीं बढ़ाएगा। ये उसके जो जैसे वो कुछ डिपॉजिट कराएगा ना, जैसे कुछ पेमेंट जमा कराएगा, तो वो उसके लोन में जाके अमाउंट ऐड हो जाएगी, उसके बैलेंस में ऐड नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। भाई मैंने बोला यहाँ पर std2 डिपॉजिट, सॉरी यहाँ पर नहीं, इस जगह पर, बल्कि यार std2 डिपॉजिट, आप 60,000 डिपॉजिट कर दो। जो 60,000 डिपॉजिट होगा, ये जो 90,000 में ऐड पहले हो रहे थे ना, ये अब उसमें नहीं होंगे, ये इस 40,000 में ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बैंक 2 के अंदर जो std2 है, जो बैंक नेशनल बैंक है, इसके अंदर कोई डिपॉजिट कराता है ना, तो वो सीधा जो है कहाँ पे ऐड हो जाता है, वो उसके लोन में ऐड हो जाता है। अगर मैं इसको std2 को रन करूँ तो आप उसका बैलेंस देखो, अभी तक 90,000 आ रहा है, लेकिन उसका जो लोन है ना वो देख रहे हो कितना आ रहा है, 1 लाख, क्योंकि जो आपने डिपॉजिट कराया है ना वो सीधा वहाँ पे आके ऐड हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं स्टूडेंट 1 के साथ करता, ठीक है, अगर यही चीज़ मैं स्टूडेंट 1 के साथ करता, तो ये जो डिपॉजिट, अभी मैंने स्टूडेंट 1 भी लिखा और एक मैंने लिखा 2, दोनों लिख दिए। तो अभी जो std, इसको आगे पीछे रख लेते हैं, चलो ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है, ये याद रखना। ये जो डिपॉजिट मैंने करा 60,000, ये स्टूडेंट 1 में करा, लेकिन स्टूडेंट 1 में अगर जाके चेक करें तो ये उसके इस बैलेंस को बढ़ा देगा। ये उसके बैलेंस को देखो, स्टूडेंट 1 का बैलेंस कितना था 40,000, उसमें मैंने 60,000 ऐड करा, कितने हो गए 1 लाख हो गए। इसने अभी वही डिपॉजिट नाम का फंक्शन है जो स्टूडेंट 1 के अंदर, यानी कि इस बैंक के अंदर उसके बैलेंस को बढ़ा रहा है। यही डिपॉजिट नाम का फंक्शन इस नेशनल बैंक के अंदर वो क्या कर रहा है, उसके बैलेंस, उसके लोन को बढ़ा रहा है। बात समझ आ गई? तो ये एक ही फंक्शन है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। इसको आप लोग जो है ना ओवरराइडिंग भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ओवरराइडिंग। एक होता है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवरराइडिंग। जो ओवरलोडिंग होता है वो आप लोगों के पास पाइथन में एग्जिस्ट करता है, जावा में भी एग्जिस्ट करता है, बट जावा स्क्रिप्ट के अंदर नहीं करता। ओवरराइडिंग यही है, इसको आप जो है ओवरराइडिंग मतलब जो ओवरराइड करना, किसी भी चीज़ को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको ओवरराइड कर देना, तो ये ओवरराइडिंग भी कहलाता है और यही पॉलीमॉर्फिज्म भी कहलाता है। और आपने देखा कि जब हमने नेशनल बैंक में कोई काम ऐड करना है तो इस तरह से अलग से ऐड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। आप जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हो, जैसे कि डॉट लगा कर जो है ना आप अलग से कोई किसी दूसरे के बारे में भी आप बता सकते हो, बट अभी तो मेरे पास कोई दूसरी क्लास है नहीं सेकंड, तो आप उसको भी कर सकते हो। गेटर एंड सेटर को देखते हैं। ये बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार यूज़ होने वाला होता है, और इसके ऊपर इस जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरा का पूरा एक प्रोग्राम भी लिखा गया है, जो कि हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये ज़रूर देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर होने वाली है, जो बिहाइंड द सीन गेटर सेटर का यूज़ करके बना है। ये मैथ जो है ना बिहाइंड द सीन गेटर सेटर का यूज़ करके बना है। जैसे आप डॉट लगाते हो ना तो ये सारे मेथड आपको नज़र आते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये जो है ना है भी कैपिटल, ठीक है, लेकिन इससे पहले न्यू भी नहीं लगा हुआ। लेकिन इससे पहले हम जो कुछ भी अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे कि डेट वाले मेथड पढ़ेंगे, जो उससे नेक्स्ट वीडियो होगी, लेकिन उसके अंदर आप लोग देखोगे अभी न्यू लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि मैथ के अंदर न्यू नहीं लगा रहा,
तो ये बिहाइंड द सीन किसका यूज़ कर रहा होता है, ये यूज़ कर रहा होगा गेटर एंड सेटर का। इसका काम देखते हैं। हमने एक सिंपल एक क्लास बनाई, ठीक है ना, और इस क्लास का एक नाम रखा यूज़र, ठीक है, और यूज़र के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अच्छा, आप कंस्ट्रक्टर खैर बनाना चाहो या नहीं चाहो ये तो खैर आपकी मर्ज़ी है, बहरहाल मैं बना लेता हूँ। मैंने बोला कि एक नेम आ रहा होगा, ठीक है, एक एज आ रही होगी, सिंपल इसको रखते हैं। मैंने बोला कि भाई दिस डॉट नेम इक्वल टू, ये नेम आ जाएगा, दिस डॉट एज इक्वल टू, ये एज आ जाएगा। बात समझ आ गई ना। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस यूज़र फंक्शन को जब कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पर बताना होगा कि यूज़र वन इक्वल टू न्यू और यूज़र, ठीक है, यूज़र इसको कॉल करा, ये मेरे से नाम पूछेगा, मैं इसको नाम दे दूंगा अली, और ये मेरे से एज पूछेगा, ये मैं इसको एज दे दूंगा। जब मैं इसको लॉक करूँगा तो ये फ़िलहाल अभी सब पुराना वाला ही काम मैंने आपको करके दिखाया, और ये प्रॉपर वर्क भी कर रहा होगा। गेटर सेटर सिंपल है। गेटर सेटर का काम ये है, गेट का मतलब रीड करना, सेट का मतलब अपडेट करना, बस इन दो मतलब याद रख लो। गेट का मतलब रीड करना, ठीक है ना, और सेट का मतलब अपडेट करना। ये सिंपल, ये दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इनके एक रियल बेनिफिट भी है, मैं आपको बताऊंगा। बट अभी यहाँ पर मान लो मुझे कोई चीज़ रीड करनी है ना, इससे पहले आपको क्या करना पड़ता था, इससे पहले क्या हो रहा था वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। मान लो मुझे अगर अपना नेम देखना है, ठीक है ना, चेक नेम, अगर मुझे नेम देखना है ना तो मैं किसी फंक्शन के ज़रिए देखता था इस तरह से, ठीक है ना, मैं इस तरह से किसी फंक्शन के ज़रिए देखता था, और मैं बैकटिक का यहाँ पे यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा माय नेम इज़, और ये जो नाम है ऊपर से दिस डॉट नेम, ठीक है यार, क्या हो गया, सही है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मैं बोलूँगा चेक नेम, फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि माय नेम इज़ अली। लेकिन जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, ये सेटर का, जब आप सेट के साथ काम करते हो तो आपको एक उससे पहले सेट लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप सेट लगाते हो ना, ये जब आप सेट लगाते हो तो आप फिर नेम को इस तरह से गेट नहीं करते, फिर आप नाम को इस तरह से यूज़ नहीं करते। आपको इस नाम के अंदर अंडर स्कोर लगाना ज़रूरी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये जो अंडर स्कोर है यहाँ भी लगाना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, ये बात याद रख लेना। और अभी क्या बोल रहा है, सेट एक्सेसर मस्ट हैव एग्जैक्टली वन पैरामीटर। अच्छा एक मिनट, मैंने गलती असल में ये करी है, मुझे गेट लगाना था मुझे सेट नहीं लगाना था, ये मैंने गलती कर दी, ठीक है। माय नेम इज़ अली। अगर अब मैं इसको कॉल करूँगा, अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो क्या आ रहा है कि यूज़र वन चेक नेम इज़ नॉट अ फंक्शन, कि ये कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। आप इसको हटा दो, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको इसको कॉल नहीं करना पड़ता, या आपने डायरेक्टली गेट लगा दिया, बस आपका डायरेक्टली काम हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि यार ये बगैर अंडर स्कोर के भी तो हो सकता होगा, तो यार ये लो, मैं आपको ये भी रन करके दिखा देता हूँ। क्या आ रहा है, माय नेम इज़ अली खान, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, माय नेम इज़ अली खान, हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है इस गेट का यूज़ करोगे, और जब आपको सेट करना होगा, सेट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पर सेट लगाओगे, सेट मतलब अपडेट करना। मैं बोलूँगा एक ऐसा फंक्शन बना दो, अपडेट नेम, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या होगा, वैल्यू को अपडेट करना। अपडेट कैसे करेगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ऊपर से दिस डॉट नेम को अपडेट करके बना दो, जो यूज़र आपको नया नेम पास करेगा आप उसको अपडेट करके नेम कर दो, ठीक है। तो अगर अब जब मेरे को कोई नाम अपडेट करना होगा तो मैं बोलूँगा यूज़र वन डॉट, और जो भी नेम आ रहा है, ठीक है, अब मैं नेम फंक्शन को कॉल करूँगा, अपडेट नेम वाले फंक्शन को, जो कि ये फंक्शन नहीं है। अब मैं डायरेक्टली इस तरह से रखूँगा और अपना एक नया नाम पास कर दूँगा, अली खान की जगह पे फरहान खान, और जैसे मैं अपना चेक नाम वाले को कॉल करूँगा तो आप देख सकते हो कि माय नेम इज़ फरहान खान। तो ये सिंपल गेट और सेट का काम है। आसान वर्ड में वापस रिपीट कर देता हूँ, गेट का मतलब है कि आप अपने नाम को गेट कर सकते हो, लेकिन आपको फंक्शन को कॉल करना नहीं पड़ता, और आप अपने नाम को सेट कर सकते हो, तो आपको इस तरह से काम करने को मिल जाएगा। इसका एक रियल जो मैथ वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैथ वाला प्रोसेस, तो वो भी आप खैर कर सकते हो, लेकिन मैं समझता हूँ यार इतना काफ़ी है सेहत के लिए जो है ना। तो मैथ जो बिहाइंड द सीन वर्क करता है वो आप लोग काम करोगे, लेकिन आपको पहले तो मैथ भी तो पता होना चाहिए ना कि यार मैथ काम किस तरह, मतलब मैथ है क्या, वर्क कैसे कर रहा है, तो फिर आप उसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन आज के लिए इतने रखते हैं, काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे डेट टाइम के मेथड, ठीक है।